आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लवर पर। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो समय काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था वो हम पढ़ चुके हैं। 1526 में बाबर आया था और उसने अपने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ जो अरब आक्रमण हुए थे, तुर्क आक्रमण हुए थे भारत पर, उनके विषय में जानना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अरब आक्रमण के विषय में बताता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है उसके जो संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। तो 632 ईस्वी में जो हज़रत मोहम्मद साहब है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। उसके बाद 636 ईस्वी में क्या किया जाता है कि एक खलीफा का पद बनाया जाता है, नया पद बनाया जाता है खलीफा का। और ये खलीफा जो था, जो पहला खलीफा बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, वो एक उमर नाम के व्यक्ति को बनाया गया था। तो वो पहला खलीफा था। अब जो ये खलीफा होता था ये इस्लाम का धार्मिक नेता भी होता था और ये उनका राजनीतिक प्रमुख भी होता था। अब इसके अगर कार्य की बात करें तो इसके काम क्या क्या होते थे। इसका काम होता था, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था, और उसके बाद जो राजनीतिक कारण थे जैसे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी इसका एक मुख्य काम था। उसके बाद समय बीतता चला गया। फिर 1711 ईस्वी में क्या होता है कि एक नया खलीफा बनता उस समय में, जिसका नाम होता है वाजिद अली। तो वाजिद अली होता है। उसके बाद जो आपका ईरान वाला एरिया है इसका शासक होता है वहाँ पर मंसूर हजाज। और इसी के साथ ही आप देखेंगे जो इंडिया के मैप के नीचे आप देखते हैं श्रीलंका, वहाँ का जो राजा होता है एक, उसका नाम नहीं है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रीलंका का जो राजा है वो जो खलीफा होता है वाजिद अली, उसके लिए कुछ उपहार भेजता है। जब ये उपहार आ रहा होता है तो जो कराची है, आपका पाकिस्तान में कराची है जो उस समय सिंध प्रांत में आता था, तो वहाँ पर जो उस एरिया है ये कराची वाला, उस समय में एक राजा था दाहिर, उसके अंडर में ही आता था। तो जब ये जो उपहार है, जो गिफ्ट है, जब वहाँ से आ रहा था तो वहीं पर जो कराची है वहाँ पर एक बंदरगाह था, पोर्ट था, सी पोर्ट, देवल नाम से, देवल नाम का बंदरगाह था। तो जब ये बंदरगाह पर ये उपहार पहुंचता है तो वहाँ पर उस समय में क्या था, समुद्री लुटेरे बहुत ज़्यादा थे, तो वो क्या करते हैं, उस उपहार को लूट लेते हैं। अब ये उपहार लूट लिया गया तो जिम्मेवारी किसकी बनती है, जो वहाँ का जो राजा था जिसके अंडर में ये था, दाहिर की जिम्मेवारी हुई। लेकिन वो क्या करता है, वो इस विषय में कुछ भी नहीं करता। तो जो ईरान का जो शासक होता है मंसूर हजाज, तो वो इसको बोलता है काफ़ी कि उनको, जिसने उपहार लूटा उनको पकड़ा जाए या कुछ भी। तो ये जो दाहिर है राजा, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ईरान का जो शासक है मंसूर हजाज, ये क्या करता है कि ये 1712 ईस्वी में, ये जो घटना मैं बता रहा हूँ उपहार वाली, ये तो 1711 के करीब की हो गई। तो 1712 ईस्वी में जो ये मंसूर हजाज है ये किसको भेजता है, मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक लड़के को भेजता है, जिसकी उम्र उस वर्ष में 17 साल का था वो। तो उसको आक्रमण के लिए भेजता है। तो ये क्या करता है, आते ही जो कराची सिंध सिंध वाला एरिया है उसको विजिट कर लेता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो पंजाब वाले एरिया को विजिट कर लेता है। उसके बाद और एरिया भी होते हैं उस समय के जो नाम है, जैसे कि निरुण, रावर, इन सब को वो जो है विजिट कर लेता है। और उसके बाद ये दाहिर और कासिम के बीच में मुठभेड़ होती है, उसके अंदर भी ये विजय प्राप्त कर लेता है। अब जो ये सिंध वाला एरिया है और पंजाब वाला एरिया है, तो ये उस समय भारत के अंडर में ही आते थे, इंडिया के अंडर में ही। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जब क्वेश्चन आता है कि जो भारत पर प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो वो कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था।
तो क्यों आक्रमण किया था ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद अफ़गानिस्तान में ही क्या था, एक समानी साम्राज्य था, समानी साम्राज्य था। इसके बाद ये तो हो गया अरब आक्रमण। मैं आपको एक तुर्क आक्रमण के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे, महमूद गजनवी की तरफ। तो जो तुर्क वो था, तुर्क आक्रमण, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक समानी साम्राज्य था। तो वहाँ पर एक गुलाम काम करता था, वहाँ पर एक गुलाम होता था, उसका नाम था अलप्तगीन। तो जो अलप्तगीन था उसकी कंडीशन अच्छी थी, धन पैसों से, है ना। तो उसने अपना एक और गुलाम रखा हुआ था, उसका नाम था सुबुक्तगीन था। तो ये दोनों ने मिलकर ही, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन ने मिलकर अफ़गानिस्तान में जो है तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। उसके बाद जो अलप्तगीन है उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? सुबुक्तगीन से कर दिया था, जो कि उसका गुलाम था। अब विवाह हो गया। उसके बाद जो सुबुक्तगीन है वो आक्रमण करता है हमारे भारत की तरफ। तो 977 ईस्वी के अंदर, 977 ईस्वी के अंदर जो सुबुक्तगीन है वो आक्रमण करता है भारत पर। जो हिंदू शाही वंश था उस समय में, उसका राजा होता था जयपाल, जो कि सिंधु घाटी का क्षेत्र है। तो उस एरिया पर वो आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है कि जयपाल की हार हो जाती है। तो ये था पहला तुर्क आक्रमण था। अब कोई पूछे कि पहला तुर्क आक्रमण कौन सा था, तो 977 ईस्वी के अंदर जो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, ये तो पहला तुर्क आक्रमण था। उसके अलावा जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, ये क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमण था, जो कि किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये हो गया इनके विषय में। तो हम पढ़ रहे हैं महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी कौन था, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और उसके साथ क्या लिंक है देखते हैं। अब जो महमूद गजनवी है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान में हुआ था, और गजनी नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर 971 ईस्वी के अंदर हुआ था महमूद गजनवी का जन्म। अब महमूद गजनवी का पिता कौन था? तो ये देखिए कौन था? सुबुक्तगीन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि सुबुक्तगीन और अलप्तगीन ने मिलकर क्या किया था? तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी अफ़गानिस्तान में। तो सुबुक्तगीन का बेटा था ये। अब सुबुक्तगीन कौन था? ये बताया मैंने आपको, एक तुर्की मामलूक था। मामलूक क्या होता है? गुलाम था। ये तुर्की गुलाम था, किसका था? अलप्तगीन का था। और इन्होंने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की नींव रखी थी। गजनी साम्राज्य या फिर तुर्की साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य हुआ। तो नींव किसने रखी थी? सुबुक्तगीन और अलप्तगीन ने मिलकर रखी थी। इसके बाद 994 ईस्वी से, छोटी सी उम्र से ही वो क्या करता था ये महमूद गजनवी, इसके पिता कोई भी जो अभियान करते थे, युद्ध अभियान, सैन्य अभियान, इनके अंदर वो भाग लेने लगा। और वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुका था युद्ध वगैरह जीतने के लिए, किस तरह से युद्ध लड़ना है, कूटनीति, रणनीति, सब में। इसके बाद 998 ईस्वी में इसने एक गजनी का युद्ध हुआ था, तो वो जीत लिया था। उसके बाद इसने वहाँ की सत्ता संभाल ली और ये गजनी का राजा बन गया था। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ा और वहाँ से वो कांधार के हिस्से को जीतने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ से, और उसको भी विजित कर लेता है। और ये जो समय काल चल रहा है, जब वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है, एक के बाद एक प्रदेशों को जीत रहा है महमूद गजनवी, उस समय में भारत में क्या है? शक्ति जो है वो बटी हुई है। उस समय जो राजपूतों का शासन था, बेहद शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन वो आपस में बटे हुए थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था? उनकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो महमूद गजनवी ने जब ये देखा तो उसने भारत की तरफ आक्रमण करने का मन बना लिया। अब उसने आक्रमण क्यों किया था भारत पर? इसके मुख्य रूप से कुछ कारण है, जिसके अंदर से जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये दो कारण है। अब देखिए क्या काम है, क्यों आक्रमण करता था वो भारत पर। एक तो क्या था कि भारत के अंदर जो अपार धन संपदा थी उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। उसके पिता ने जब पहले आक्रमण किया था जयपाल के विरुद्ध, जो मैंने बताया अभी 977 ईस्वी के अंदर, तो आक्रमण के बाद जयपाल की हार हो गई थी। और यहाँ से जो सुबुक्तगीन है वो ढेर सारा धन और धन संपदा पूरा सब लूट पाट कर गया था। तो उससे ये प्रभावित था जो महमूद गजनवी है। तो एक तो कारण ये होगा कि वो यहाँ से लूट करना चाहता था धन पैसों की।
उसके बाद इसका जो दूसरा कारण था वो था कि इस्लाम धर्म को वो ये भारत में फैलाना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। और जो ये धन पैसे लूटेगा, धन संपदा लूटेगा, उससे ये क्या करेगा, ये जो उसकी राजधानी थी गजनी, उसको ये पूरे एशिया के अंदर क्या बनाना चाहता था, शक्तिशाली प्रदेश बनाना चाहता था। तो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद उसने भारत के विरुद्ध जो है टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। और इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1000 ईस्वी से। यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर लगातार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये उसके आक्रमण की लिस्ट है पूरी, पहले से लेकर 17 आक्रमण तक हैं इसके। किस किस के विरुद्ध क्या किया था ये इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं कुछ आपको इसके विषय में बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर। जैसे पहला आक्रमण है जो 1000 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो पेशावर वाला रीजन है, यहाँ पर जो हिंदूशाही राजा था जयपाल, उसके विरुद्ध किया था। उसके बाद जो 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था वो भी जयपाल के विरुद्ध किया था। इसमें क्या था, जयपाल को पूरी तरह से हरा दिया गया था और उसको बंदी बना लिया गया था। तो जयपाल ने अपने आप को छोड़ने के लिए उसको काफ़ी सारे पैसे ऑफ़र किए महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनी ने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद जो जयपाल है वो खुद ने उसने आत्महत्या कर ली थी। वो ये अपमान को जैसे सहन नहीं कर पाया था। उसके बाद जब ये जयपाल के विरुद्ध उसने जीत हासिल की थी महमूद गजनी ने, तो उसने अपने आप को उपाधि दी थी, सुल्तान की उपाधि। तो ऐसा माना जाता है कि जो संभावित रूप से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था, वो महमूद गजनवी को माना जाता है। उसके बाद 1005 ईस्वी के अंदर इसने आक्रमण किया था बठिंडा वाले रीजन पर और यहाँ भी विजय प्राप्त की। आप देखेंगे कि लगभग सभी जो आक्रमण किए हैं महमूद गजनवी ने, तो उस सभी के अंदर इसने विजय प्राप्त की थी। तो यही लिस्ट है, इस पर आप एक बार नज़र मार लेंगे। ज़्यादातर जैसे थानेश्वर में काफ़ी लूट की, यहाँ के मंदिरों को लूट लिया था। मथुरा कन्नौज ये भी मंदिरों को लूटा, यहाँ ये सब मंदिरों की लूट के लिए किए गए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में किया गया था, सोमनाथ मंदिर में लूट की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब सोमनाथ मंदिर पर जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ इसने आक्रमण किया था, लूटपाट की थी। तो जाते वक्त क्या हुआ था कि जो जाट थे उस एरिया के, उन्होंने इस पर हमला कर लिया था और इसकी कुछ संपत्ति भी लूट ली थी। तो जो अंतिम आक्रमण है तो उसका जाटों के विरुद्ध ही था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे 1025 ईस्वी ये पूछ लिया जाता है। बाकी इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो बार आप इस पर नज़र डाल लेंगे कि क्या था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये इम्पोर्टेंट है जो पूरा पेज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो महमूद गजनवी है इसकी कुछ उपाधियाँ थी, तो देखेंगे क्या क्या थी। इतिहासकारों ने जो कुछ इतिहासकार है तो उन्होंने माना है कि जो महमूद गजनवी था उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये संभावित रूप से जो है सर्वप्रथम पहला सुल्तान था। यह भी मैंने बताया था। जो जयपाल के विरुद्ध इसने अभियान किया था उसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके बाद महमूद के जो सिक्के थे, जो सिक्के ये इसने डलवाए थे, उसके ऊपर इसकी उपाधि जो है लिखी हुई थी। उसका नाम था अमीर महमूद, ये नाम उसका अंकित था। तो इसकी उपाधि जैसे सुल्तान की उपाधि हो गई, उसके बाद अमीर महमूद की उपाधि हो गई। और उस समय में जो खलीफा है बगदाद के खलीफा जो कि अल कादिर विल्लाह थे, उन्होंने इनको दो उपाधि दी थी महमूद गजनबी को। एक तो यामीन उद दौला और यामीन उल मिला, ये दो उपाधियाँ प्रदान की थी। और माना जाता है कि जब ये उपाधियाँ प्रदान की गई थी यामीन उद दौला और आमीन उल मिला, तो इसने कसम खाई थी, शपथ ली थी कि वो जब तक जीवित है तब तक प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं आक्रमण करता रहेगा। और वो कहीं भी जब आक्रमण करता था मंदिर वगैरह में महमूद गजनबी, तो वहाँ पर जो भी धार्मिक मूर्तियाँ रखी रहती थी भगवान की या किसी भी अन्य जगह पर जब आक्रमण करता था, तो वो क्या करता था, उन मूर्तियों को पूरी तरह से तुड़वा देता था। जैसे कि देखेंगे सोमनाथ मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ थी, शिवलिंग वगैरह थे, वो सब तुड़वा दिए थे। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, बुत शिकन भी कहा जाता है। इसने ये उपाधि ली थी बुत शिकन।
तो बुत शिकन का मतलब क्या है? मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि बुत बुत शिकन के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? महमूद गजनबी को जाना जाता है। उसके अलावा जो महमूद गजनबी है, इसके कुछ दरबारी लेखक भी थे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जिसके अंदर से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अल बरूनी। ये जो अल बरूनी है ये महमूद गजनबी के साथ ही रहता था। जब भी वो अभियान के लिए जाता था तो उसके साथ रहा करता था। तो जब भारत पर भी इसने आक्रमण किए तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और कई सालों तक ये भारत के अंदर रहा था। और यहाँ पर रहते हुए उसने यहाँ के जो ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा, जैसे कि संस्कृत को पढ़ा, हिंदू दर्शन या दूसरे कोई भी जो शास्त्र थे हिंदू शास्त्र, उनको बड़ी ही गहराई से पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने एक किताब लिखी थी, तहरीक ए हिंद। इम्पोर्टेंट है, तहरीक ए हिंद किताब लिखी थी, जिसका हिंदी में अर्थ है कि भारत की खोज। ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उसने भारत का जो भी इतिहास रहा है, भारत की कैसी जलवायु है या भारत के क्या क्या तौर तरीके हैं, सब के बारे में इसने डिटेल से लिखा था। तो अल बरूनी द्वारा जो एक किताब रचित है, किताब उल हिंद, ये दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। अगर आपको दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में जानना हो तो कौन सी पुस्तक जो है, किताब उल हिंद, जो कि अल बरूनी ने लिखी है, वो काफ़ी प्रमाणिक स्रोत है। इससे पढ़कर हम दक्षिण एशिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर उसने क्या लिखा? अल बरूनी ने भारत का जो भी गणित है, इतिहास है, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। और ये जो सुल्तान गजनबी के साथ भारत आया था और कई वर्षों तक पंजाब में रहा था अल बरूनी। ये इम्पोर्टेंट है कि जो अल बरूनी है, इसका असली नाम क्या था? मोहम्मद अबू रेहान इसका ओरिजिनल नाम था। इसके बाद जो अन्य दरबारी कवियों की, जो दरबारी लेखक थे उनकी बात करें तो एक फिरदौसी है। फिरदौसी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है शाहनामा। काफ़ी बार पूछी जाती है कि शाहनामा के रचयिता कौन है, तो वो फिरदौसी है। उसके बाद जो अगले दरबारी लेखक है उसका नाम है उतबी। उतबी ने पुस्तक लिखी है जिसको किताब उल यामिनी या फिर तारिक उल यामिनी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये तीनों किताबें कि तारिक उल यामिनी किसकी रचना है, तो उतबी की। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। और किताब उल हिंद या फिर तहरीक हिंद के लेखक कौन है? अबू रेहान। तो ये था फ्रेंड्स महमूद गजनबी के बारे में। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, और मोहम्मद गौरी के बाद से ये आपका प्रारंभ हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो बढ़ते हैं आगे के वीडियो में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।